आप लोगों का स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और अगले 1 घंटे इस शो में हम आपके सभी सवालों का जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। पर उन पे जाने से पहले आइए एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो रौनक बरकरार है मार्केट्स की, जहां पे आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और सुबह से ही ये मजबूती बरकरार है। निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 120 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ काउंटर्स को देखें तो HDFC ट्विंस और साथ ही बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईशर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे 1.5% से भी ज्यादा की तेजी है। वहीं कुछ गिरने वाले शेयर्स में SBI, सन फार्मा, HCL टेक, इन्फोसिस, ये कुछ काउंटर शामिल है। IT पैक हल्का सा कमजोर है, पर कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पे 1% से ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो करीब 300 अंकों की वो मजबूती दिखा रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी काफी बेहतरीन है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयर्स काफी ज्यादा हैं, करीब 1400 के आसपास NSE पर, और उसके मुकाबले गिरने वाले श्रेणी में मात्र 555 शेयर्स ही शामिल हैं। तो ये था बाजार का हाल। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शो में हम आपके सवाल जवाब शामिल करेंगे और आपके पोर्टफोलियो की सेहत और भी बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आइए आज आपके अपने एक्सपर्ट से आपका परिचय करा दें और साथ ही आपको बताते हैं कि शो में किस तरीके से आपको सवाल पूछना है। आज हमारे साथ किरण जानी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विवेक मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक। आपसे एक बार समझेंगे कि दिवाली अब नजदीक ही है, ज्यादा दिन तो नहीं रह गए हैं, पर दिवाली के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? तो मतलब कुछ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि देखिए करीबन 15,550 से लेके 15,600 तक हमको दिवाली के यहाँ तक, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 17,700 और 17,900 के बीच में कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। अब अगर मतलब यूएस मार्केट्स अगर सपोर्ट करता है तो 17,900 तक हम लोग देख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से 300 पॉइंट पर्टिकुलरली बिकॉज खाली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। तेजी का नजरिया जारी है, यहाँ से 300 अंकों की मजबूती और हमें देखने को मिल सकती है। और आज है एक्सपायरी, तो उसको भी देखना होगा कहाँ पे आज एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी हम होते हुए देखेंगे। पर इस शो में आपको सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे आपको लगातार हमें कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, या SMS के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ET नाउ स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे जाके हमें बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या नजरिया है उस काउंटर में निवेशित रहने का, और साथ ही कितनी क्वांटिटी है। और हम कोशिश करेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से एक एक करके उन पे सवाल लें। पर चलिए अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कॉल्स हमें आना भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ लक्ष्मी नारायण यादव फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? ओके, शायद उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है, पर उनका सवाल हमारे पास आ गया है। इनके पास GHCL है, करीब 200 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और 40 इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी निचले स्तरों की बाइंग प्राइस है और करीब 1,30,000 इनको प्रॉफिट हो रहा है। विवेक, एक बार आपसे ही समझेंगे। देखिए, लंबे समय के निवेशक ये लगते हैं, क्या नज़रिया है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, और क्या यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली की आप राय देंगे, या फिर इस काउंटर में बने रहें और प्रॉफिट ट्रेल करते रहें? देखिए अगर मतलब इन्होंने 40 रुपए में लिया है तो पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि 2012 या 13 में इन्होंने लिया होगा। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और एक और सृष्टि, इनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो आज केमिकल स्पेस में इंडिया में हो रहा है, ये आगे चल के मतलब अगले 5 से लेके 10 साल, क्योंकि एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। तो अगले 5 और 10 साल में केमिकल यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा। और GHCL एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें मतलब इसकी आप 20% रहा है कभी भी, और कंपनी में डेट बहुत कम है। और अगर इसका रिजल्ट्स भी देखो तो पिछले 1 डेढ़ साल से खाली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही इस कंपनी ने दिखाया है। तो केमिकल स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्गर टर्म के लिए, तो इनको पक्का होल्ड करना चाहिए। अब 40 में लिया हुआ तो मतलब इनको भूल जाना चाहिए कि इनके पास है, ये ग्रोथ देते रहेगा इनको।
बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं, क्लियरली फायदा मिल रहा है। 1 लाख से ऊपर का गेन अभी तक हो चुका है और अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और यहाँ से आपको मुनाफा और आगे आपका बढ़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, कुंवर धनंजय सिंह। कुंवर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो हेलो जी कुंवर जी, आवाज आ रही है आपको, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं कि मैं टाटा स्टील का 100 शेयर लिया हूँ 107 रुपए पे। हेलो। ठीक है जी जी, चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। किरण, टाटा स्टील पर राय दीजिए। 107 पर लिया था, इनके भाव के पास ही कारोबार कर रहा है इस वक्त, 100 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, हल्के नुकसान में है ये। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप टाटा स्टील पर? सो ओवरऑल टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि 98-95 के आसपास मल्टीपल बॉटम बनाए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर दिख रहा है। ओवरऑल जिस तरह से ब्रॉड बेस्ड रैली अभी मार्केट में लास्ट 2 दिन से चालू हुई है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि उनको एक बार वापस ये 106 से 107 की रेंज में मिले। तो एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी उनको मेंटेन करना रहेगा 98 का। जब तक 98 होल्ड है लेवल, तब तक डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हो। जैसे ही ऊपर 107 106 के लेवल आते हैं, एक बार वापस चार्ट रिव्यू करके अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राइट टाटा स्टील पर आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। चेन्नई से रतन लाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। रतन लाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल है, मैंने टाटा एलेक्सी 10 शेयर 9,400 में लिए थे, अभी काफी गिर गया है, तो इसका एवरेज करें या बेच दें? बिल्कुल विवेक, काफी दर्शकों के मन में सवाल है क्योंकि टाटा एलेक्सी हमने देखा था 10,000 तक के लेवल पर गया था, उसके बाद जब नीचे आने लगा काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, स्टॉक और टूट चुका है। कल के कल ही हमने देखा 7% नीचे आ गया, नतीजे कमज़ोर थे कंपनी के और अब 7,000 के आसपास कारोबार कर रहा है ये शेयर। पिछले 5 दिनों का एक बार हम चार्ट दिखा देते हैं दर्शकों को, तो करीब 12-13% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में ही देखने को मिली है। अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, जानना चाह रहे हैं एवरेज आउट कर लें और जिनके पास ऑलरेडी है ये शेयर, जिनको नुकसान हो रहा है इस वक्त, उन्हें क्या करना चाहिए, अभी भी बने रहे? देखिए अगर अब इन मतलब ये लोग ये प्रॉफिट में है कि नहीं है ये मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्टॉक करीबन 30% ऊपर से टूट चुका है और ये एक मतलब कॉमन फिनोमिनन है आईटी सेगमेंट में। तो मतलब आईटी सेगमेंट में सारे के सारे 30 से लेके 40% तक नीचे गिरे हुए हैं और टाटा एलेक्सी भी गिरा है। लेकिन मुझे इन स्तरों में भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, पर्टिकुलरली क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और ज्यादातर जहां पे भी 30 या 40% करेक्शन आए हैं वो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली मुझे अभी भी महंगा लग रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, निकल जाइए और इसमें आप इससे बेटर है कि आप कन्वर्ट करो साइएंट। रिजल्ट ठीक नहीं था लेकिन फ्यूचर के लिए मैं काफी पॉजिटिव उस स्टॉक में। साइएंट है या फिर विप्रो भी है जहाँ पे काफी डैमेज हो चुका है, तो डाउन साइड लिमिटेड रहेगा और आपको रिकवरी की आशा ज्यादा रहेगी। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में टाटा एलेक्सी मुझे थोड़ा प्रेशर में दिखेगा। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी पे नजरिया छोटी अवधि में और भी प्रेशर आने का है। इसके अलावा अगर आप विकल्प ढूंढ रहे हैं तो साइंट और विप्रो काफ़ी बीटन डाउन काउंटर्स हैं आईटी स्पेस में, वहाँ पे अच्छे मौके मिल सकते हैं रिटर्न्स के लिहाज से, तो वहाँ पे आप नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़े और कुछ इंस्टाग्राम क्वेरीज भी हमारे पास अब आना शुरू हो गई हैं और अविनाश जैन का सवाल आया है। ये IEX पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं और 166 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और किरण एक बार आपसे समझेंगे, देखिए लगातार इसमें हमें एक बिकवाली देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं 140 के आसपास से अपने आप को होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। क्या यहाँ से कुछ अपसाइड की उम्मीद रखें? अच्छी बात यह है कि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है, पर फिर भी क्या करना चाहिए इसमें?
सो ओवरऑल अगर IEX की हम बात करें, सो ओवरऑल स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 150 के आसपास का, वहां से हम देख रहे हैं कि क्लियरली इसने ब्रेकडाउन दिया है और स्टॉक अब लोअर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका थोड़ा लंबा नजरिया रखोगे या तो थोड़े हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे तो 2021 मई महीने के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक में 131 और 140 के बीच लंबा एक टाइम स्पेंड किया था, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद हमने वहां से एक शार्प अप मूव देखा था। तो उसी सपोर्ट को कंटिन्यू करते हुए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर भी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, एक मेजर करेक्शंस के बाद का एक लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको अभी बने रहना चाहिए 134 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके। अगर 134 ब्रेक होता है तो फिर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 120 115 तक के लेवल आ सकते हैं। तो एक बार 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप होल्ड कीजिए, देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में वापस एक बार ये 155 160 की रेंज में आ सकता है, जहां पे 150 डेज मूविंग एवरेज है। सो 134 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे हम, ऊपर में 155 के आसपास के टारगेट के लिए, और जैसे ही 155 आता है यू कैन अगेन रिव्यू द चार्ट एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप बने रहिए, पर स्टॉक में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बरकरार होते हुए हम देख ही रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी अनिवार्य हो जाएगा। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ KL जुनेजा जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जुनेजा, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? आप अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके अपना सवाल पूछें प्लीज। अगले कॉलर हमारे साथ KL जुनेजा जी फोन लाइन। ओके, इनका संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, पर इनका सवाल हमारे पास आ चुका है। इनके पास वक्रांगी है, एक्चुअली 34.1 रुपीज़ पे इन्होंने एंट्री ली है और क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, 4000 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। एक बार विवेक आपसे समझेंगे, देखिए फंडामेंटल्स के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट होता हुआ हमने इस काउंटर को देखा है, कई सारी दिक्कतें भी थी, पर क्या यहाँ पे कुछ एक टर्न अराउंड की कुछ स्टोरी बिल्डअप हो रही है? क्योंकि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स घुसना पसंद करते हैं जिनका स्टॉक प्राइस कम रहता है और उनको लगता है कि अब ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्या कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, कुछ टेक ओवर की न्यूज़ आ जाए। आपकी क्या राय है वक्रांगी को लेकर? ये स्टॉक वो अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह के जैसे, जहाँ पे आप अंदर घुस जाओ और बाहर निकल नहीं पाओगे। बहुत पुरानी कंपनी है, डिजिटलाइजेशन के लिए काफी फेमस हुई थी ये करीबन इफ आई एम राइट 2008 9 10 उस रेंज में। लेकिन देखिए फंडामेंटल्स यहाँ पे मुझे कोई खास नहीं लगते हैं। बहुत छोटी कंपनी IT स्पेस में 3600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लकीली खाली डेट कम है, इसके लिए हो सकता है कि डाउन साइड यहाँ से कम रहे, लेकिन आपको अगर ऑन रैलीज जहां पे भी मौका मिले इसको आपको निकल जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 36 रुपए से लेकर 38 रुपए तक यहाँ पे मिल सकता है 36 to 38। तो टेम्पररी होल्ड करिए, 36 38 में आप निकल जाओगे और जितना भी लॉस हो रहा है वो बुक करोगे। ठीक है, तो ये राय वक्रांगी में आपको दे दी गई। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अहमदाबाद से नवीन ठक्कर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। नवीन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैंने पॉलीकैब का 27,300 में लिया है। अरे 27,000 में 300 सर लिया है। 2700 में लिया है आपने, ओके ठीक है। तो हल्का मुनाफा हो रहा है आपको इस वक्त। किरण, पॉलीकैब में क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 300 शेयर्स 2700 के लेवल्स पर लिए हुए हैं इस वक्त। हल्का मुनाफा 30 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। ये आगे की टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप और कितना चल सकता है ये स्टॉक? ओवरऑल पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक अच्छे लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि जनवरी 2022 में स्टॉक ने 2730 2750 के आसपास के टॉप बनाए थे। सो ऑलमोस्ट 9 मंथ के करेक्शंस या तो एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ये स्टॉक वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। अगर इनका थोड़ा लंबा नजरिया है तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना रहेगा 2527 का 2570 के स्टॉप लॉस इनको बने रहना चाहिए। अगर इनकी होल्डिंग पीरियड आने वाले 3 से 6 महीने की है, सो डेफिनेटली स्टॉक में आप 3000 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो वी आर वेरी बुलिश और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। सो वी वुड सजेस्ट कि 2570 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली उनको पॉलीकैब में बने रहना चाहिए।
ठीक है, बने रहिए। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। अगर अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। आपकी खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है, हल्का मुनाफा भी हो रहा है आपको, तो प्रोटेक्ट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और आगे के लिए 3000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें शरद मिश्रा जी ने भेजा है, व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है BEL पर। BEL ये स्टॉक हाल फिलहाल में काफ़ी फोकस में है, डिफेंस एक्सपो चल रहा है और उसमें इस कंपनी का नाम काफ़ी आ रहा है, कुछ MOUs भी साइन किए हैं, तो हाल फिलहाल में ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही। 80 शेयर्स 112 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है, हल्का नुकसान है। आज अगर हम देखेंगे तो 106-107 के पास कारोबार कर रहा है, हाल फिलहाल की ही खरीद भी लग रही है। विवेक, BEL कैसी लग रही है आपको और क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप BEL के लिए? देखिए, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगले 5-10 साल में केमिकल स्पेस बहुत अच्छा करेगा भारत में, वैसे के वैसे डिफेंस सेक्टर भी एक आज के दिन तो ये सनराइज सेक्टर है और उसका जो मतलब उदय बस हो रहा है अभी तक, मतलब इनिशियल स्टेजेस में है ये। तो आगे चल के 5-10 साल में डिफेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहेगा। और देखिए, अभी हाल ही में हम लोग रिपोर्ट्स भी देख रहे थे जहाँ पे समझ लो कि अगले 5 साल में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर रहेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और मेनली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और अफ्रीका है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए बनने वाला है। तो BEL ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक ऑल्सो बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छा है, ऑफकोर्स सरकारी कंपनी है, इसके लिए मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है। और जो एफिशिएंसी है कंपनी की वो 18-19-20% के आजू बाजू चलती रहती है, तो वो भी एक सॉलिड ये है। और डेट भी कंपनी का जीरो। मैं डेट पे बहुत ध्यान देता हूँ कंपनीज में आजकल, क्योंकि मालूम है जो दिक्कतें आती है डेट के कारण, तो डेट भी बहुत मतलब ऑलमोस्ट जीरो है इसमें। तो लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको होल्ड रखो। आपका 112 तो कुछ भी नहीं है, वो तो आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। और लॉन्गर टर्म रखते तो ये हो सकता है कि आपको 140-150 तक भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये BEL पे आपके लिए राय। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भरोसा अभी भी बरकरार है और लंबे समय के लिए इस काउंटर में आपको बने रहने की सलाह मिल रही है। पर चलिए अब रोज़ की तरह वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD का। तो हर दिन की तरह कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बारीक बातों को आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या टॉपिक लाए हैं आप कमोडिटी की ABCD में? देखिए, त्योहारी सीजन है, इसलिए इस हफ्ते हमने सोचा है कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की ही बात करेंगे। और आज हम इस सिलसिले में गोल्ड बॉन्ड पे बात करने वाले हैं। गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो सोने में निवेश की एक सरकारी स्कीम है। RBI की तरफ से इसे जारी किया जाता है। हर फाइनेंशियल ईयर में 12 किस्त इसके जारी होते हैं और गोल्ड में डिजिटल तरीके से निवेश यहाँ पर किया जाता है। 2015 में इस स्कीम को सरकार ने लॉन्च किया था, यानी करीब करीब 7 साल हो गए और वित्तीय घाटा काबू रखने में इससे सरकार को मदद मिलती है और सरकार आसानी से पैसे जुटा पाते हैं इससे। गोल्ड बॉन्ड में निवेश कैसे करें? बैंकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन करते हैं तो आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों में इसकी सुविधा मिलती है। ऑनलाइन करें तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, BSE NSE के एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से भी जाकर आप यहां पर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि BSE NSE के प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप यहां पर गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हैं। अब आती है कि निवेश की सीमा क्या है। कम से कम 1 ग्राम आपको यहां पर निवेश करना पड़ेगा और 1 ग्राम के ही यूनिट में इसका मल्टीप्लाई होगा और अधिक से अधिक आप 4 किलो एक साथ निवेश कर सकते हैं। और इंडिविजुअल अचीव के लिए 4 किलो की भी अधिकतम यहाँ पर निवेश की सीमा है। तो निवेश की बात हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ के फायदे की। फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा जो गोल्ड बॉन्ड को लेकर ये होता है कि सालाना आपको 2.5% ब्याज मिलता है। हर 6 महीने पर 1.25% करके आपको ब्याज आपके खाते में आ जाता है। फिजिकल खरीदते हैं गोल्ड तो आपको GST 3% देना पड़ता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में इस तरह की GST नहीं देनी पड़ती। गोल्ड बॉन्ड में बिक्री और ट्रांसफर दोनों के विकल्प होते हैं। साथ ही गोल्ड बॉन्ड को आप गिरवी रखकर लोन भी बैंक से ले सकते हैं। आपकी जो भी रकम है उससे 75 से 90% तक लोन आसानी से मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि गोल्ड बॉन्ड में आपको प्योरिटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिजिटल गोल्ड है और 8 साल के बाद इसका जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो आपको कोई टैक्स का भी झंझट नहीं होता। कैपिटल गेन टैक्स भी इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स को नहीं देना पड़ता। तो तमाम तरह के फायदे यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड को लेकर। डिजिटल तरीके से आप अगर निवेश का आपका व्यू है तो गोल्ड बॉन्ड से बेहतर विकल्प कोई भी नहीं है।
में अगर निवेश करना है तो गोल्ड बॉन्ड से बेहतर कोई नहीं है। और ये पूरी जानकारी देने के लिए विश्व मोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहारी सीजन है, हमारी कोशिश है कि आपको रोज़ ऐसे टॉपिक लाएं जो कि आपके फ़ायदे की बात करें। और ये आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए क्या कुछ विकल्प सामने हैं। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ चलते हैं। और अगली क्वेरी जो आई है वो सुरेंद्र जी की आई है। ये HAL पे राय जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 925 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और हम देख रहे हैं कि देखिए डिफेंस एक्सपो है, लगातार दर्शक भी डिफेंस काउंटर्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। BEL पे हमने बात करी और साथ ही HAL की हम बात करेंगे, पर उससे पहले देखिए निफ्टी कंपनी नेस्ले के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पे देखें तो मुनाफा कंपनी का करीब 668 करोड़ आते हुए हमें दिखा है। 648 करोड़ का हम अनुमान लगा के चल रहे थे। तो ये प्रॉफिट का फिगर तो हमने अच्छा ही आते हुए देखा है। कंपनी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पे इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है उस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। और भी नंबर्स हम फ्लैश होते हुए देखेंगे कि किस तरीके के आ रहे हैं। पर स्टॉक प्राइस में 1% का जंप तो हम अभी आते हुए देख ही रहे हैं। एक शार्प अपटिक हम स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। मुनाफे का फिगर अभी तक हमारे सामने है। कुछ और नंबर्स का वेट करते हैं, पर उससे पहले एक बार HAL पे राय हम ज़रूर ले लेते हैं और फिर उसके बाद नेस्ले का पूरा अपडेट आपके सामने हम रखेंगे। विवेक, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए BEL पे आपने बताया, HAL पे क्या नज़रिया है? यहाँ पे स्टॉक काफ़ी अपसाइड मोमेंटम में है और किस तरीके के टारगेट्स की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए HAL वैल्यूएशन वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि डिफेंस सेक्टर में आगे चल के क्या होगा, तो काफी मैं बुलिश हूँ और ये मेरी तरफ से बाई रहेगा। आप खाली एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपो चल रहा है तो सबकी नजर आज के दिन डिफेंस पे है। तो आपको लेना तो डिफेंस है ही है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे लेना चालू करो। एक शॉट में मत लो अभी, क्योंकि एक तो दिवाली तक मार्केट बुलिश रहेगा और ये डिफेंस एक्सपो के चक्कर में सारी नजरें उधर है। तो बोलते हैं ना, जब क्राउड पूरा एक स्टॉक पे नजर रखे एक सेक्टर पे, उस वक्त आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पे बाई करना ही चाहिए और HAL बाई रहेगा। ये इमीडिएट टारगेट करीबन 2800 से लेके 3000 हो सकता है और लॉन्गर टर्म में तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ठीक है, तो लॉन्गर टर्म में कोई लिमिट नहीं है और फिलहाल HAL में आपको बने रहने की सलाह मिल रही है। नेस्ले के नतीजे आ गए हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की जो आय है वहाँ पे 18% की हमें साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। 4591 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा दर्ज हुआ है, जो पे 18% का जम है। वहीं EBITDA की बात करें तो 1000 करोड़ से ऊपर कंपनी ने इस बार EBITDA दर्ज किया है। साल दर साल वहाँ पे 7% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। कंपनी का EBITDA मार्जिन और साथ ही हम देखें तो मुनाफे का फिगर अनुमान के मुताबिक है, बट इसके अलावा सभी पैमानों पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से सरप्राइज किया है। मार्जिन्स पे अगर नज़र डालें तो इस बार 22% पे कंपनी के मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। हमारी उम्मीद थी कि करीब 20% पे मार्जिन्स आते हुए दिखेंगे। और कंपनी की जो कॉमेंट्री अगर देखें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइड पे ही आती हुई दिखी है, जहाँ पे उनका कहना है कि कुछ अर्ली साइंस, यानी शुरुआती उनको कुछ साइंस ज़रूर देखने को मिले हैं, जहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस अब स्टेबल होते हुए दिखे हैं। क्योंकि स्काई रॉकेटेड प्राइसेस हमने देखे थे एडिबल ऑयल्स या फिर पैकेजिंग मटेरियल को, तो वो धीरे धीरे कंपनी के फेवर में ज़रूर आ रहे हैं। साथ ही कंपनी ने 120 रुपये प्रति शेयर का एक डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। और इनका कहना है कि कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ देखी है इस क्वार्टर में। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो अच्छे नतीजे नेस्ले की तरफ से। और एक बार किरण आपसे समझेंगे, देखिए नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखे हैं और स्टॉक में एक जंप भी हम देख रहे हैं। क्या कुछ टारगेट्स आप इस पे अभी इस रिएक्शन के बाद उम्मीद कर रहे हैं आते हुए? सो ओवरऑल अगर मैं पहले FMCG सेक्टर की बात करूँ तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो क्रैश आया था मार्केट में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग क्रैश तो नहीं कह सकते, जो प्रॉफिट बुकिंग आया था उसमें FMCG मतलब मेन रोल, वहां पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। आप HUL देख लीजिए, नेस्ले देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट लेवल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा। नेस्ले की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो 20,000 का एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस था, उसके आसपास स्टॉक में अगस्त महीने में कंसोलिडेट किया लेकिन टिक नहीं पाया और नीचे में हमने देखा कि 18,300 तक के लेवल टच किए, जहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। और वहां से अगर आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट के ऊपर, तो क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है और आज उसमें एक फॉलो अप बाइंग भी है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो नेस्ले इज लुकिंग वेरी गुड।
और जिस तरह से करंट चार्ट पैटर्न है, कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए और एज अ स्टॉप लॉस हमें 19,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इनिशियल लेवल पे हम 20,500 से 21,000 के लेवल देख रहे हैं। अगर 20,500 21,000 का क्लस्टर जोन क्रॉस होता है तो फिर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि नेस्ले में एक अच्छी बड़ी रैली हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हैं नेस्ले के नंबर्स और उस पर आपको टेक्निकल राय भी दे दी गई है। अब एक एक करके वॉल्यूम ग्रोथ के फिगर्स भी आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आएगी, वो हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन चलिए अब इस बीच एक और नतीजों पर फोकस करते हैं, वो है पॉलीकैब के नंबर्स। थोड़ी देर पहले हम स्टॉक पर चर्चा भी कर रहे थे। कंपनी के Q2 के नतीजे आए हैं जिसमें कि जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलीकैब के CFO गंधर्व टोंगिया। गंधर्व जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस बार के जो नतीजे आए हैं उसके बारे में बताइए, क्या हाइलाइट्स रहे हैं, ग्रोथ किस तरह की देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा आय में करीब 22% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। इसमें वॉल्यूम्स के जरिए किस तरह की ग्रोथ आई है और प्राइस की मदद से आपने किस तरह की ग्रोथ हासिल की है, इसका भी ब्रेकअप दीजिए। पिछली तिमाही के अंदर लगभग कॉपर के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। मार्च में कॉपर LME $10,000 के आसपास चल रहा था, जो लगभग $7,000-7,500 के आसपास चल रहा है। जिससे भी आप हमारे रेवेन्यू में बढ़ोतरी देख रहे हैं, पूरी की पूरी वॉल्यूम से ही आई है। जो हमारा दूसरा बिजनेस है FMEG, वहाँ पे कॉम्बिनेशन है वैल्यू और वॉल्यूम, बट केबल एंड वायर में पूरी ग्रोथ वॉल्यूम से आई है। इसमें दो चीजें हैं जहाँ पे आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। एक है एक्सपोर्ट्स, तो हमारा एक्सपोर्ट्स लगभग 14-15% कंट्रीब्यूट करता है। कुछ साल पहले 2-3% हुआ करता था, इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज करी है पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर। और दूसरा है HDC और LDC बिजनेस, जहाँ पे हम लोग ने नेटवर्क एक्सपांशन किया है, नई ज्योग्राफीज में गए हैं, उसकी वजह से हमारे को सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज करने का मौका मिला है। ओके, नमस्कार गंधर्व जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो आपको सपोर्ट कर रही है और साथ ही कंपनी के मार्जिन्स देखें तो वो भी इम्प्रूव होते नजर आए हैं, ना ही सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि YOY बेसिस पे भी। और इस बार करीब 13% के आसपास कंपनी ने EBITDA मार्जिन दर्ज किया है। क्या ये सस्टेनेबल लेवल है? और साथ ही अगर FY23 फुल ईयर की बात करें तो किस तरीके के मार्जिन हम आते हुए देख सकते हैं? हमारा जो केबल एंड वायर बिजनेस है, लगभग 85% हमारा टोटल बिजनेस का पार्ट है। वहां पर हम 11 से 13% EBITDA मार्जिन में काम करते रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमारे EBITDA इंप्रूव हुआ है और लगभग 12.5-13% के आसपास है। हमें लगता है कि आगे के सालों में और क्वार्टर्स में हम 11 से 13% के EBITDA मार्जिन में केबल एंड वायर में काम करते रहेंगे। जहाँ तक FMEG बिजनेस की बात है, जो प्रोजेक्ट लीग पे हम काम कर रहे हैं BCG टीम के साथ में, जिसके तहत हम लगभग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करना चाहते हैं फाइनेंशियल 26 में, वहां पर हमें लगता है FMEG के प्रॉफिट इंप्रूव होंगे और लगभग 10% के आसपास पहुंचने चाहिए जब तक हम FY26 में पहुंचे। गंधर्व जी, इस तिमाही हमने देखा आपके जो पेबल्स हैं उसमें एक काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली, एक स्पाइक देखा गया है। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन? हमने काफी मेहनत करी है हमारी वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर आप हमारे रिसीवेबल नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो लगभग 25-26 दिन के आसपास है, जो 5-6 साल पहले लगभग 100 दिन हुआ करते थे। वहाँ पे हमने चैनल फाइनेंसिंग बढ़ाया है और चैनल फाइनेंसिंग की वजह से हमें नंबर ऑफ डेज रिसीव कम करने में है। जहाँ तक इन्वेंट्री और पेबल्स की बात है, वो लगभग हम एक ही रेंज में रखते हैं। इस समय 90 दिन के आसपास की हमारी इन्वेंट्री है, पेबल्स की लगभग 10-5 दिन आगे पीछे के हिसाब से चल रहे हैं। और जो अभी लेवल है हमें लगता है सस्टेनेबल है। हम लोग 50 दिन 45 दिन की वर्किंग कैपिटल डेज के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से काम करते रहेंगे। ओके, पर गंधर्व जी, अगर आपके कैश लेवल्स की बात करें तो वहाँ पे भी सुधार देखने को मिला है। जो कंपनी कैश एक्यूमुलेट कर रही है, क्या कुछ आने वाले समय में इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? तो लगभग 400 करोड़ के आसपास हम हर साल कैपेक्स पे खर्च करते हैं। हमें लगता है लगभग उसी रेंज में अगले 2-3 साल खर्चा करते रहेंगे। थोड़ा सा बढ़ोतरी का गुंजाइश है। दूसरा है M&A अपॉर्चुनिटीज। हमने एक एक्विजिशन किया था लास्ट ईयर सिल्वन के नाम से, जिससे हमारे को IoT कैपेबिलिटीज का फायदा हुआ है। प्रोडक्ट इनोवेशन पे हम काम कर पा रहे हैं।
नए प्रोडक्ट को प्रीमियमाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। और उसी तरीके से हम और M&A अपॉर्चुनिटीज की कोशिश करेंगे। हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और देख रहे हैं, और जितना बचा हुआ कैश होगा थोड़ा वॉर चेस्ट में रखने के बाद में वी विल गिव इट बैक टू आवर शेयर होल्डर्स। अगर आपने देखा होगा हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो ओवर द पीरियड इंप्रूव हुआ है, और हमें लगता है कि अगर हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा तो उसको यूज करेंगे, बचे हुए कैश को वापस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ऑलराइट, और तीसरे तिमाही को लेकर फिर किस तरह की डिमांड सिनेरियो आपको नजर आ रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सो केबल एंड वायर बिजनेस में हम लोग मार्केट लीडर हैं। लगभग 24% हमारा मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज मार्केट का, और हमें लगता है कि आगे के सालों में हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देते रहेंगे। जहाँ तक FMEG की बात है, वहाँ पे हमारा मार्केट शेयर लगभग 2 और 3% के बीच में है, और जितने तरीके के हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, नेटवर्क ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, नए डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, नई ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं, उससे हमें लगता है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये दोनों बिजनेसेस मिला के हम कंफर्टेबली 20,000 करोड़ का टॉप लाइन फिस्कल 26 में अचीव कर पाएंगे। ओके गंधर्व जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक और किस तरीके के नंबर्स की उम्मीद करें वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे पॉलीकैब के मैनेजमेंट गंधर्व जी, जहाँ पे उनका कहना है कि आगे चल के जो ड्राइव करेगा कंपनी की ग्रोथ को वो होगी वॉल्यूम्स, और साथ ही आप देखेंगे कि दोनों ही कंपनी के जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे अच्छे जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे, और इस साल का जो केपेक्स है, जो अनुमान केपेक्स कंपनी करती है उससे थोड़ा सा ऊपर आते हुए हमें दिख सकता है। पर चलिए एक बार स्टॉक पे भी राय जान लेते हैं। देखिए नतीजे तो अच्छे आए थे, पर आज सुबह से ही एक स्टॉक में प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि 1% की ही गिरावट है, पर लगातार सुबह से ही ये कंपनी का स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आते हुए हम देख रहे हैं। किरण, एक बार आपसे समझेंगे क्या कुछ देख पा रहे हैं चार्ट्स पे। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से तो पॉजिटिव है, बट क्या स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी कुछ पॉजिटिव ग्रोथ आने की उम्मीद है? पॉलीकैब के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया, आई विल रीड दिस के चार्ट के हिसाब से पॉलीकैब इन वेरी स्ट्रॉन्ग जंक्चर। ओवरऑल लास्ट जो जनवरी है तब से लेके अब तक एक टाइम करेक्शन हमने डेफिनेटली स्टॉक्स में देखा है। प्राइस करेक्शन वाइज अगर हम देखें 127 के हाइस बना के स्टॉक में 2100 तक का करेक्शन आया था। कहीं ना कहीं 2100 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक बेस बना के असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। अब अगर हम पूरा ये पैटर्न को कंक्लूड करें तो ओवरऑल एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने ब्रेकआउट देखा था, और उस ब्रेकआउट के ऊपर आप वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज 20 डेज मूविंग वॉल्यूम जो होते हैं उसके ऊपर हुआ था विद द हाई डिलीवरी मार्किंग। सो एज पर चार्ट पैटर्न वी आर स्टिल बुलिश ऑन दिस। वी ऑलरेडी हैव रिकमेंडेड टू अवर क्लाइंट आल्सो। अगर कोई भी डिप आता है वी वुड लाइक टू बाय नीचे में 2650 तक के अच्छे सपोर्ट्स है, तो हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 2650 तक कोई भी डिप आता है तो वी वुड लाइक टू एक्यूमुलेट आल्सो। और नीचे में जो स्टॉप लॉस हमने आगे बात की थी 2570 2570 के स्टॉप लॉस से हम इसको होल्ड करेंगे। आने वाले 3 से 6 महीने में वी आर एटलीस्ट लुकिंग फर्स्ट टारगेट ऑफ 3000। आने वाले समय में 3000 के भी लक्ष्य आप पॉलीकैब पे देख सकते हैं। टेक्निकली भी ये काउंटर जो है मजबूत फिलहाल नज़र आ रहा है। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार बीएससी के कुछ काउंटर्स एड्रेस कर ले। अगर हम आज देखें तो यहाँ पे बीएससी और सेंसेक्स में भी रौनक जो है बरकरार है, और कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपके सामने अगर रखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट होती है, जहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक्स अभी जो है टॉप गेनर में शामिल है, और इसके अलावा कई सारे बैंकिंग काउंटर्स में हम चमक आते हुए देखेंगे, जिसमें कि सिटी यूनियन बैंक इस पे नजर डालिए नए 52 वीक हाई पे है। इसी के साथ फेडरल बैंक ये अपने ईयरली हाई पे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहा है, और एक नया 52 वीक हाई इस काउंटर ने छूते हुए हम आज इसे देख रहे हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स आज आपको अपने एक नए ऑल टाइम हाई के आसपास दिखेगा, और RHIM ये एक दूसरा काउंटर है। इसके अलावा TI इंडिया इसमें भी तेजी है, और PNB हाउसिंग पे भी नजर डालिए, यहाँ पे भी तेजी हम देख रहे हैं, और कुछ अनयूजुअल वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो ये थे कुछ बीएससी के काउंटर्स जहाँ पे अच्छी तेज़ी के साथ और मोमेंटम के साथ ट्रेड हो रहा है, और कई सारे ट्रेंडिंग काउंटर्स भी हमें देखने को मिले। पर चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं और क्वेरीज आपकी शामिल करेंगे। अगला सवाल हमारे पास विनय का आया है। ये LIC पे राय जानना चाहते हैं।
इनके पास 100 शेयर्स हैं और अच्छी बात यह है कि मात्र 650 की इनकी बाइंग प्राइस है। विवेक देखिए, अच्छा ये है कि 900 और उसके ऊपर की इनकी बाइंग प्राइस नहीं है, पर क्या फिर भी 650 के प्राइस पे ये काउंटर पोर्टफोलियो में रखने लायक है गिवन द रिटर्न्स उसने अभी सभी इन्वेस्टर्स को अपने दिए हैं? क्या यहाँ से उम्मीद करें कि अब हरियाली आती हुई दिखेगी पोर्टफोलियो में? देखिए, इसको जरूर होल्ड करो, और अगर 600 के नीचे कभी भी क्लोज हो जाता है तो आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, नुकसान भर लेके घर चले जाना चाहिए। कंपनी देखिए, एक तो इंश्योरेंस बिजनेस अलग इसको रखो, और एक है ये बड़ा इन्वेस्टर, एक DII है ये इंडियन मार्केट्स में, तो आगे चल के मतलब इंश्योरेंस बिजनेस ठीक ठाक भी अगर करता है तो, और लेकिन अगर मार्केट अच्छा करता है तो ये स्टॉक फिर भी आपको यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। और एक और मुझे ये सुनने में आ रहा है कि सरकार भी काफी प्रेशर में है, क्योंकि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, हमने सबने देखा है कि नए डीमैट्स इसके लिए खुले थे अप्लाई करने के लिए, तो काफी लोग इसमें अभी अटके हुए हैं। तो गवर्नमेंट और ऐसे कॉरपोरेशन, ये लोग सारा काम ये करेंगे कि आगे चल के इनका बिजनेस भी रिवाइवल अच्छी तरह हो, ताकि स्टॉक ऊपर जाए वापस, और जो जो लोग फंसे हैं वो लोग निकल पाए। तो पॉजिटिव रहूंगा मैं इन स्तरों पे, लेकिन 600 के नीचे बहुत डेंजरस लेवल हो जाएगा, तो वहां वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो होल्ड करिए, और इनफैक्ट थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो एवरेज आउट भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये राय LIC पर आपको दे दी गई है। चलिए, अब अगला सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है अमित कुमार जी का। इनका सवाल लक्स इंडस्ट्रीज पे है। 50 शेयर्स 2800 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं। किरण, क्या लग रहा है आपको? स्टॉक पिछले काफ़ी समय से नीचे ही आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और इनके खरीदारी के लेवल से तो इनको नुकसान भी काफ़ी हो गया है। क्या कोई आसार दिख रहे हैं आपको स्टॉक में रिकवरी के, या फिर एग्जिट कर लें? कौन सा स्टॉक आपने पूछा मैम? लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एक शार्प जंप हमने देखा था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। स्टॉक कहीं ना कहीं 2000 के लेवल के आसपास से ही एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और सडनली ये स्टॉक 2000 से ऊपर में 44-4500 तक गया था। वहां से कंटिन्यूली ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे, सो प्रीवियसली जो ब्रेकआउट लेवल्स थे उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेटअप काफी वीक है। प्रीवियसली जो मंथ इसने 1680 के बेस बनाए थे उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से वीक काफी ट्रेंड है। 1650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 1650 का लेवल टूटता है तो फिर देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक नीचे 1200 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है। 1650 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड एज ऑफ नाउ हमें 2050 तक लग रही है। सो ओवरऑल वीक ट्रेंड है, मेरे हिसाब से एक बार के लिए उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको लक्स इंडस्ट्रीज पर दे दी गई है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जल्द ही FD, PPF, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, शेयर, म्यूचुअल फंड जैसे आपके सभी निवेश अब एक ही डीमैट खाता होगा इन सबके लिए। इसको लेकर तैयारी भी अंतिम चरण पर है। हम इसको लेकर पहले भी आपको एक अपडेट दे चुके हैं, और लगातार इसमें जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, और ज्यादा डिटेल्स के साथ अंकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, वन डीमैट अकाउंट बहुत ही जल्द एक रियलिटी में बदल सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक CDSL, NSDL इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, और जो एडवांस लेवल डिस्कशंस हैं वो भी डिपॉजिटरीज के एक्सचेंजेस और डिफरेंट रेगुलेटर्स के साथ हुए हैं। वन डीमैट अकाउंट में आप सारे शेयर्स, आप सारे जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, PPF, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये सारे आपको एक जगह मिल सकेंगे। और ये सिर्फ यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री का मानना है ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी बल्कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी
कम हो सकती है। कस्टमर्स के लिए भी एक ये बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह अलग अलग केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक केवाईसी से काम चल जाएगा। जो वन डीमैट अकाउंट का जो आइडिया था वो सबसे पहले 2014 के इंटरिम बजट में पेश किया गया था, और उसके बाद से FSDC की सब कमेटी और साथ में बाकी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। बट अब हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से अकाउंट एग्रीगेटर ने काम किया है बैंकों के लिए, उसी तरीके से वन डीमैट अकाउंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है और ये एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पर चलिए अब एक बार बाजार का रुख कर ले तो लगातार चौथे दिन हम बाजार में अच्छी तेज़ी होते हुए देख रहे हैं, और इसमें कई सारे काउंटर्स जो हैं स्मॉल और मिड कैप स्पेस से भी बजिंग है, और सेक्टर्स में भी रौनक लौटती हुई दिखी है। पर बाजार के दिग्गजों की नज़र कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे है, रोज़ की तरह ये पूरी जानकारी और लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो शुरुआत गौतम दुग्गड़ की राय से करेंगे। मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया रखा और सीधा उन्होंने रिजल्ट्स सीजन यानी कि अर्निंग सीजन पर अपना भरोसा जताया। उनका ये कहना था कि अर्निंग सीजन जो है वो इस वक्त बाजार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। जितने नतीजे आते हुए दिखे हैं, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी स्पेस से हो, बैंक्स फाइनेंशियल से हो, नंबर्स जो है पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे हैं, विच मेक्स द अर्निंग सीजन अट्रैक्टिव फॉर नाउ एटलीस्ट। इसके अलावा लार्ज कैप्स में उन्हें रिलायंस पसंद आ रहा है, और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी एक्शन दिख रहा है। आगे भी एक्शन दिखने के अनुमान गौतम की तरफ से आते हुए दिखे। इसके अलावा अजय श्रीवास्तव जो कि डायमेंशंस कंसल्टिंग से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए उन्होंने ये कहा कि बाजार में गिरावट पर खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। अच्छे मौके, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अजय की तरफ से आती हुई दिखी। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर अपना नजरिया और अपना पॉजिटिव आउटलुक जताते हुए उन्होंने होटल, डिफेंस, कमोडिटी और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस QSR जो कि आज काफ़ी अच्छे से चल रहा है, उस पर अपना भरोसा जताया, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड है। QSR स्पेस की तेज़ी जो है वो आगे भी इंटैक्ट रहेगी, ये मानना है अजय श्रीवास्तव का। और साथ ही मधु केला, दिग्गज निवेशक, हमारे साथ जुड़े। काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा। इस कॉन्वर्जेशन में मधु केला जी ने हमें ये कहा कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस जो हैं वो महंगे नहीं हैं, और भारतीय बाजार के आर्थिक संकट को डिस्काउंट भारतीय बाजार जो है वो इस वक्त कर चुका है। चाहे ग्लोबल कंसर्न्स हो, ग्लोबल ट्रिगर्स कोई भी हो, या कोई भी कनेक्ट्स ग्लोबली आते हुए दिखे, भारतीय बाजार के अपनी तेजी के ट्रिगर्स हैं, जिसके चलते बाजार जो है लगातार एक्शन दिखा रहे हैं। और साथ ही 200 भारतीय कंपनियों में ग्रोथ की संभावना भी मधु केला जी को नजर आ रही है। तो ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कायम रहा बाजार के दिग्गजों का। स्टोरी पर भरोसा कायम है और बाजार में मजबूती भी कायम है, और हम देख रहे हैं कि कई सारे सेक्टर्स जो हैं उछलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और फोकस बना हुआ है आज डिफेंस सेक्टर पे। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आखिरी की कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, उन्हें फटाफट से एड्रेस करेंगे। अगला सवाल है विपिन गौर जी का। ये EIL पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 3000 शेयर्स हैं और 119 इनकी बाइंग प्राइस है और भारी नुकसान हो रहा है। किरण, आपकी क्या राय बन रही है? देखिए बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ एवरेज आउट करने के आप सलाह इनको दे पाएंगे, क्योंकि ताकि कॉस्ट प्राइस थोड़ी सी कम आ जाए, क्योंकि क्वांटिटी भी इनके पास काफ़ी हैवी है। क्या राय रखते हैं आप EIL पे? EIL कैन यू रिपीट द स्टॉक अगेन? जी, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। somehow I'm not able. Okay, 65 वाला स्टॉक? हाँ जी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 65 रुपीज़ पे चल रहा है। इनकी बाइंग 120 की है। क्या करना चाहिए इनको? सो ओवरऑल अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, सो कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक अपमूव आया था जहां पे कहीं ना कहीं 73-75 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हमने देखा था। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी देखोगे तो कंटिन्यूसली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट हो रहे हैं। सो ओवरऑल स्टॉक एक काफी वीक टेरिटरी में, उनकी बाइंग काफी ऊपर की है। सो एज ऑफ नाउ तो हमें नहीं लग रहा है कि उतने तक के टारगेट से तो लेवल हम देखेंगे। जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 73-75 के आसपास आ रहा है, और रिसेंटली स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न भी बना है। तो डेफिनेटली 62 के स्टॉप लॉस से होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में एक बार 75-73 के टारगेट लग रहे हैं हमें, उस लेवल के आसपास आए तो वापस एक बार उनको चार्ट देख के उनके जो भी स्टॉप लॉस है उनको रिवाइज करना चाहिए। तो 62 के स्टॉप लॉस से एज ऑफ नाउ इंजीनियर्स इंडिया होल्ड कर सकते हैं।
इंजीनियर्स इंडिया काफ़ी भारी नुकसान आपको हो चुका है और लगता है कि 2018 के आसपास की बाइंग प्राइस है, क्योंकि तभी ये प्राइस हमें इस काउंटर में आते हुए दिखा था। पर अभी चार्ट पैटर्न पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो फिलहाल इसको 62 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। पर चलिए इसी के साथ इसी शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। विवेक और किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। मुझे और पूजा जी को दीजिए यहीं पे इजाज़त, पर आप कहीं मत जाइएगा। आज एक्सपायरी का एक्शन भरपूर आपको देखने को मिलेगा ET Now स्वदेश पे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।